हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अलौकिक दीक्षित। वेलकम टू द सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज लखनऊ। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेमेस्टर 4 के कंपनी अकाउंट्स में नया यूनिट जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ एमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसमें स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 क्या कहता है, एमलगमेशन कैसे होता है, एमलगमेशन कंपनीज क्यों करती हैं और किस किस तरीके से एमलगमेशन होता है, हम लोग बात करेंगे इसमें। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने जो डिस्कस किया स्टूडेंट्स, उसमें डिस्कस किया था डिवेंचर्स क्या होते हैं, डिवेंचर्स में कितने तरीके से डिवेंचर्स को इशू किया जाता है, डिवेंचर्स में बेसिकली पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पे कैसे जनरल एंट्रीज को पास करते थे और कैसे उसका रिडेम्पशन करते थे। ओवर सब्सक्रिप्शन के भी केस देखे और स्टूडेंट्स अंडर सब्सक्रिप्शन का भी केस हम लोगों ने देखा। आज जो हम लोग नया कंसेप्ट लेकर के आ रहे हैं एमलगमेशन का, इसमें हम लोग ये जानेंगे कि एमलगमेशन कंपनीज क्यों करती हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 क्या कहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। एब्जॉर्प्शन ऑफ ए कंपनीज। द कंसेप्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्लेयर्ड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14। इस थियोरिटिकल कंसेप्ट में स्टूडेंट्स इसको न्यूमेरिकली और थियोरिटिकली दो तरीके से हम लोग बाइफरकेट करेंगे चैप्टर्स को। इसमें जो थियोरिटिकली एमसीक्यूज बनते हैं वो पहले ही पार्ट से बनने लगते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 में एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनीज में अमलगमेशन को डिस्क्राइब किया गया है। अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन गवर्न्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए कंपनीज। द टर्म एब्जॉर्प्शन मीन्स taking over the business of one or more companies by a company already in existence। बेसिकली इसमें क्या बात होती है एब्जॉर्प्शन में, इसमें बेसिकली दो कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं। जो मिनिमम कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं वो 2 कंपनीज होती हैं। इसमें अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर कर लेती है तो ऐसी सिचुएशन में उसको नई कंपनी कंस्ट्रक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका अस्तित्व जिस कंपनी ने खरीदा होता है उसके पास सारी पावर उसकी हो जाती है। उसकी गुडविल, उसकी एसेट्स, उसकी लायबिलिटीज, उसकी नेटवर्थ सारी की सारी उस कंपनी के पास ऑलरेडी हो जाती है। तो उसी को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कि एब्जॉर्प्शन में एक नई कंपनी फॉर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें जो ऑलरेडी कंपनी एग्जिस्टेंस में होती है वही दूसरी कंपनी का बिजनेस को एक्वायर कर लेती है। उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ए कंपनी। एब्जॉर्प्शन ऑफ ए कंपनी इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कंपनीज। इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ ए कंपनीज इन्वॉल्व होती है। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर टू बी गिवन फॉर कंसिडरेशन at the time of absorption, the intrinsic value of the share is to be determined। बेसिकली अगर बात करें मार्केट प्राइस की तो ऑफ शेयर्स की, तो उस समय जब परचेज कंसिडरेशन होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के बिजनेस को अक्वायर करती है, तो ऐसी सिचुएशन पे उसकी जो एसेंट्रिक वैल्यू ऑफ शेयर की होती है उसको हम लोग डिटरमाइंड करते हैं इन बोथ कैश एंड शेयर्स फ्रॉम द प्रेजेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन टू द ओल्ड एंटिटी इज मेड। ओके, अब इसको एग्जाम्पल से स्टूडेंट समझते हैं। अगर कोई कंपनी ए लिमिटेड है, उसने कोई बिजनेस टेक ओवर किया बी लिमिटेड का, इन दैट केस ऑफ एब्जॉर्प्शन नो न्यू कंपनी हैज़ बीन फॉर्म्ड। ऐसी सिचुएशन पे कोई नई कंपनी नहीं बनेगी। ए लिमिटेड इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड हैज़ टेकन ओवर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड। उसने ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। उसकी टेक ओवर करने पे क्या होगा, अगर आपका हम बिजनेस को खरीदेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपकी जो भी एसेट्स होंगी उसको परचेज करेंगे। आपकी एसेट्स के साथ साथ आपकी लायबिलिटीज को लेना पड़ेगा हमें। आपकी लायबिलिटीज के साथ साथ आपकी गुडविल जो आपकी मार्केट में वैल्यू है। बेसिकली अगर कंपनी की बात करें तो आजकल देखिए आप एब्जॉर्प्शन हो रही है, बैंकिंग का एमलगमेशन हो रहा है, कंपनीज बन रही हैं, कई बैंकें मर्ज होकर के दूसरी बैंकें बन रही हैं, मतलब एक बैंक में दूसरी बैंक मर्ज हुई जा रही है। तो क्या सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशंस को हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ ए कंपनी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। सर क्या विशेषताएं होती हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ए कंपनी की, क्यों वन और मोर कंपनीज आर बेसिकली वन और मोर कंपनीज आर लिक्विडेटेड। जब ऐसी सिचुएशन होती है कि एक कंपनी बंद होने वाली होती है, या कंपनी के एक्सपेंसेस उसकी इनकम से ज़्यादा हो रहे होते हैं, या कंपनी की लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ऐसी सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, अपने आप को लिक्विडेट करा लेती है, अपने आप को बंद वाइंड अप करा लेती है। तो ऐसी सिचुएशन पे जो दूसरी कंपनी होती है वो उसके शेयर्स को बाय कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है। दिस इज द बिग रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन। नो न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड। इसमें कोई नई कंपनी नहीं फॉर्म्ड होती। इसमें जो प्रीवियस कंपनी होती है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस कंपनी होती है, वो नई कंपनी को का बिजनेस को टेक ओवर कर लेती है। द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ बोथ कंपनी इज सिमिलर। इसमें जो कंपनीज का नेचर होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है। ओके, लार्जर कंपनी परचेज द बिजनेस ऑफ स्मॉलर कंपनी। जाहिर सी बात है स्टूडेंट, जो कंपनी वीक होगी उसको हायर कंपनी यानी कि जो स्ट्रांग कंपनी होगी वही उसको एक्वायर करेगी, उसको खरीदेगी। तो इसमें कहा गया है कि लार्जर कंपनी परचेज द बिजनेस ऑफ स्मॉलर कंपनी।
Only the absorbed company or companies lose their entities by going into liquidation. Absorbing the company continues to exist while the payment for such absorption to the old entity can be made either in cash, in shares or in mix both. बेसिकली अगर बात करें एब्जॉर्प्शन की तो इसमें जो कंपनी होती है वो अपनी एंटिटीज़ के माध्यम से जो कंपनी लिक्विडेट हो जाती हैं उन कंपनीज का एग्जिस्टेंस रखने के लिए उनको अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है और उनका पेमेंट किस फॉर्म में ओल्ड एंटिटी को करती है, आइदर इन फॉर्म ऑफ शेयर या और इन फॉर्म ऑफ कैश. जिस नेचर में भी उनकी जो डीलिंग फाइनल होती है दोनों कंपनीज के बीच में स्टूडेंट्स, उस कंपनी में इनको पेमेंट करना चाहिए. आई होप आपको एब्जॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई हो. इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट्स कि AS14 को आपको देखना है. एब्जॉर्प्शन में आपको कोई नई कंपनी फॉर्म्ड इसमें नहीं होती. इसमें जो आपकी एग्जिस्टेंस कंपनी होती है वो दूसरी कंपनी की एग्जिस्टेंस को हायर कर लेती है. इसमें पेमेंट आप कैश में या फिर आप शेयर्स में किसी भी तरीके के फॉर्म में कर सकते हो. ओके, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए कंपनीज. ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे हर एक कंपनी का एक अपना उद्देश्य होता है, वैसे एब्जॉर्प्शन करने का भी एक उद्देश्य होता है. क्या होता है? टू रिड्यूस द कंपटीशन एंड गेन द इकोनॉमी ऑफ स्केल. बेसिकली अगर सिमिलर नेचर के बिजनेस को कोई दो कंपनी फॉर्म अप कर रही हैं या फिर कर रही हैं बिजनेस को, तो ऐसी सिचुएशन पे क्या होता है, कंपटीशन राइज होता है. कंपटीशन के कारण उनकी सेल्स का इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी ग्रोथ का इम्पैक्ट पड़ता है, उनके लेवल का इम्पैक्ट पड़ता है. स्टूडेंट्स, इन सारी चीज़ों के लिए वो क्या करती है, अपने कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए एक कंपनी दूसरी कंपनी इसको टेक ओवर कर लेती हैं उनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रिड्यूस करने के लिए. द सेकेंड थिंग इज परचेजिंग कंपनी एब्जॉर्ब्स एन एग्जिस्टिंग कंपनी टू यूजिंग स्ट्रेंथ टू एक्सप्लॉयट द अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट इन द मार्केट. दोनों कंपनियां मिल करके जो परचेज करती है कंपनी या फिर जो कंपनी उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, दोनों कंपनी मिल करके दोनों की मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉयट करते हैं. ये इसका बेसिकली उद्देश्य होता है. द एब्जॉर्प्शन एंड मर्जर विल इनेबल द कंपनी टू सेंट्रलाइज एंड ऑप्टिमाइज इट्स प्रोडक्शन रिसोर्सेज फॉर बेटर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी. अब क्या होता है स्टूडेंट्स, एक कंपनी दूसरे में मिल गई, अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए कंपनी दोनों तरीके की कंपनी प्रोडक्शन रिसोर्सेज पे, ऑपरेटिंग रिसोर्सेज पे एफिशिएंटली वर्क करते हैं ताकि उनकी कंपनी की स्ट्रेटजीज अच्छे से फॉलो हो और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सके. द सेकंड पॉइंट इज दैट एब्जॉर्प्शन एंड मर्जर विल इनेबल द कंपनी to streamline its management structure by reducing the management hierarchy level and reducing the operating cost. इसमें क्या होता है, बेसिकली मैनेजमेंट दोनों तरीके से टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप वर्क करता है. इसमें कंपनीज क्या करती हैं, बेसिकली रिड्यूस करती हैं अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को, पॉजिटिव इफेक्ट बनाती हैं, अपनी गुडविल को जनरेट करती हैं और अपना मैनेजमेंट हायरार्की के माध्यम से एक मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं. तो बेसिकली बात हो रही थी एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन आई होप आपको क्लियर हो गया हो. सर एमलगमेशन क्या होता है? तो एब्जॉर्प्शन और एमलगमेशन में बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स. एब्जॉर्प्शन में आप कंपनी को नया नहीं क्रिएट करते हैं, आप एक कंपनी दूसरी कंपनी की एग्जिस्टेंस को टेक ओवर कर लेती है. इसमें क्या होता है स्टूडेंट, एमलगमेशन में कि व्हेन 2 और मोर कंपनीज कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस, जब दो कंपनी या दो कंपनी से ज़्यादा कंपनी सिमिलर बिजनेस को करती हैं, गो इनटू लिक्विडेशन एंड न्यू कंपनीज फॉर्म्ड. वो क्या हो कि ऐसी स्थिति में कि दोनों कंपनी लिक्विडेशन की तरफ हो जाती हैं, तो एक नई कंपनी जब फॉर्म्ड होती है तो नई कंपनी का बनना ही अमलगमेशन ऑफ कंपनी कहलाता है. बेसिकली अमलगमेशन में अगर बात करें तो मिनिमम 3 कंपनीज आर इन्वॉल्व इन अमलगमेशन. सर एब्जॉर्प्शन में कितनी कंपनी मिनिमम इन्वॉल्व होती थी? 2 कंपनी. क्यों? क्योंकि एक कंपनी टेक ओवर कर रही है दूसरी कंपनी का बिजनेस. यहां पर क्या सिचुएशन है कि एट a time of liquidation, at a time of winding up of a companies, basically 2 और more companies क्या करती हैं, सिमिलर बिजनेस करने वाली एक नई कंपनी फॉर्म्ड करती हैं. दैट इज कॉल्ड द अमलगमेशन ऑफ बिजनेस. इसमें बेसिकली 3 कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं. अगर अदर शब्दों में कहा जाए तो अमलगमेशन रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी. अमलगमेशन बेसिकली क्या फॉर्मेट करती है, न्यू कंपनी को, बाय टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ 2 और मोर एग्जिस्टिंग कंपनीज. आई होप आपको अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया हो. इन अमलगमेशन 2 और मोर कंपनीज आर लिक्विडेटेड. बिल्कुल सर, 2 और ज़्यादा कंपनी लिक्विडेटेड होती है एंड अ न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड एंड टेक ओवर द बिजनेस ऑफ लिक्विडेटिंग कंपनी. और जो नई कंपनी फॉर्म्ड होती है वो सारी के सारी जो लिक्विडेटेड कंपनीज होती हैं उनके बिजनेस को टेक ओवर कर लेती है. द कंपनीज विच गो इन टू द लिक्विडेशन इज कॉल्ड, जो कंपनी लिक्विडेशन की तरफ जाती है उसको क्या बोलते हैं, वेंडर और अमलगमेटिंग
कंपनीज। ओके, यहाँ से स्टूडेंट एमसीक्यू बनता है, बहुत ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है, वेंडर और अमलगमेटिंग कंपनीज। वेयर एज द न्यू कंपनी विच इज फॉर्म्ड टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ लिक्विडेटिंग कंपनीज इज कॉल्ड परचेजिंग और अमलगमेटेड और ट्रांसफरी कंपनी। जो फॉर्म्ड होती है, जो टेक ओवर कर रही है लिक्विडेटिंग कंपनी को, वो क्या हो रही है? परचेजिंग। क्योंकि आपकी जो लिक्विडेटेड कंपनी उसको मैं परचेज कर रहा हूँ, इसीलिए उसको परचेजिंग कंपनी भी कहते हैं, उसको ट्रांसफरी कंपनी भी कहते हैं, क्योंकि ट्रांसफर होकर के वो आ रही है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अमलगमेटेड कंपनी। There may be a amalgamation either by transfer or two or more undertakings to a new company, or by a transfer or one or more undertakings into an existing company. Same line is being repeated in amalgamating. तो I hope आपको amalgamating clear हो गया हो। अब बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 में स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया क्या कहता है कि अमलगमेशन मींस एन अमलगमेशन परसुएंट टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो अमलगमेट हुई है कंपनी, जो लिक्विडेट कंपनी थी, उनसे जो नई कंपनी फॉर्म्ड हुई है, उसको बेसिकली हमने जो नाम दिया है उसको दिया है मर्जर। क्या नाम दिया है? मर्जर। मतलब कई कंपनीज उसमें क्या हो रही है स्टूडेंट्स? मर्ज हो रही हैं। दिस स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी इन नेचर एंड इट इज अप्लीकेबल with effect from 1 अप्रैल 1995। आई होप आपको अमलगमेशन क्लियर हो गया हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो अमलगमेशन को शो करती हैं। सर क्या? वेयर टू और मोर एग्जिस्टिंग कंपनीज आर लिक्विडेटेड, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा एग्जिस्टिंग कंपनी क्या होती है स्टूडेंट? लिक्विडेटेड होती हैं। अ न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड, नई कंपनी होती है और लिक्विडेटिंग कंपनीज का बिजनेस टेक ओवर कर लेती है। द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज इज सिमिलर। इसमें भी जो क्या होता है, बिजनेस जो एग्जिस्टिंग कंपनीज होती हैं उनका बिजनेस ऑलरेडी सिमिलर होता है। और लिक्विडेटिंग कंपनीज आर कॉल्ड अ वेंडर कंपनी। जो लिक्विडेटिंग कंपनी होती है उसको वेंडर कंपनी कहते हैं। वेंडर कंपनी, वेंडर मतलब बेचने वाला, जो लिक्विडेट हो गई है, जिसने अपने बिजनेस को सेल किया है। अ न्यू कंपनी इज कॉल्ड परचेजिंग कंपनी। इसको परचेजर कहते हैं, जिसने उस कंपनी को परचेज किया है, नई कंपनी को फॉर्म अप किया है। आई होप इट इज डिस्चार्ज बाई कैश एंड इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। ये बेसिकली डिस्चार्ज कर देती है क्या? उसको इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में देती है, कैश के फॉर्म में देती है परचेजिंग कंपनी। वाई? बिकॉज दे आर परचेजिंग द बिजनेस ऑफ एन वेंडर कंपनी। वो दूसरे बिजनेस की कंपनी को खरीद रहे हैं या नई कंपनी में एग्जिस्टेंस दे रहे हैं। What are the objectives of amalgamation of a companies? amalgamation कंपनी हम क्यों करते हैं? क्यों सब नई कंपनी बनाते हैं? क्यों सिमिलर नेचर के बिजनेस को हम लोग एक दूसरे में इंक्लूड करते हैं? बेसिकली टू स्टॉप और टू अवॉइड द कंपटीशन। पहला जो हमारा उद्देश्य होता है कि जो मार्केट में कंपटीशन फैला हुआ है, जो मार्केट में कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, ऐसे कट थ्रोट कंपटीशन को हम अवॉइड करते हैं एंड दे विल बी गिव द कंपनी एंड द एज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। वो बेसिकली क्या करते हैं? टॉप लेवल पे हम इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा, टू मिनिमाइज द एक्सपेंस और रिड्यूस द कॉस्ट। अभी तक एक कंपनी थी स्टूडेंट्स, तो फिर वहाँ पर कॉस्ट एडवांटेज ज़्यादा होता था, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम ज़्यादा आती थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बल्क लेवल में होता था, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज लेवल। अब जहाँ पर कंपनी ज़्यादा हो गई हैं और सिमिलर नेचर के बिजनेस में है, तो ऐसी सिचुएशन पे अपने एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करके प्रॉफिट को अटेन किया जा सकता है। थर्ड, टू गेन फाइनेंशियली। बेसिकली गेन करते हैं फाइनेंशियली हेल्प होती है, हायर क्रेडिट वर्थ होती है एंड लोअर रेट ऑफ बोरोइंग्स होती है। ग्रोथ रेट की अगर बात करें, द कंपनी कैन पूल इट रिसोर्सेज टू फैसिलिटेट इंटरनल ग्रोथ एंड टू प्रिवेंट द एडवेंट ऑफ ए न्यू कॉम्पिटिटर। ग्रोथ अपनी करते करते साथ में जो कॉम्पिटिटर्स मार्केट में हैं उनसे भी आगे निकलने का प्रयास करते हैं। टू फैसिलिटेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइवर्सिफाई द एक्टिविटीज़। बेसिकली इसमें कंपनी में रिस्क होता है, डाइवर्सिफाई होता है, क्योंकि कई इंडस्ट्रीज एक साथ काम करती हैं, तो उसमें ऑपरेशन में थोड़ा सा वीक ऑपरेशन होता है। बट देयर इज अ प्रॉपर मैनेजमेंट, देयर इज अ प्रॉपर फेनोमेना, देन इट शुड बी अ गुड अमलगमेशन प्रोसेस, जहाँ पर कंपनी अपने गेन को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकती है, अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ा सकती है। टाइप्स ऑफ अमलगमेशन। स्टूडेंट टाइप्स ऑफ अमलगमेशन की बात करें, इसी पे बेसिकली हम लोग न्यूमेरिकल्स भी आगे करेंगे, तो यहाँ पे टाइप समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स में जो पहला टाइप होता है वो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। मर्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करते हैं, अगर कंपनी मर्ज हो रही है तब क्या करते हैं, या अगर अमलगमेशन हुआ है कि आपने लिक्विडेटेड कंपनीज का बिजनेस को अक्वायर किया है, तो उस सिचुएशन पे जब आपने उसकी एसेट्स को, उसकी लायबिलिटीज़ को, उसकी गुडविल को परचेज किया है, तो ऐसी सिचुएशन पे क्या होता है। तो बेसिकली दो तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 बताता है कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर की अगर बात करें, तो बेसिकली अमलगमेशन मर्जर के दौरान इसमें कुछ
बेसिक कंडीशंस होती हैं, तो 6 कंडीशंस बेसिकली वो क्या हैं? पहला, ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर आपकी कंपनी दूसरी कंपनी में मर्जर हो रही है तो ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, द कंपनी विच इज अमलगमेटेड इनटू अनदर कंपनी, बिकम आफ्टर अमलगमेशन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी इनटू अ ट्रांसफर कंपनी इज अमलगमेटेड। ऐसी कंपनी को बेसिकली ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट स्टूडेंट्स कब बनता है? हम लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ा हुआ है, तो पार्टनरशिप में हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे कब? जब मेरी कंपनी का डिसोल्यूशन होता था। क्या होता था? डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनीज। डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनीज में क्या होता था? सर कंपनी तो मेरी हो रही है बंद, तो जब कंपनी बंद होगी तो लोगों का पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट हम कैसे करेंगे? अपनी एसेट्स को बेच करके अपनी लायबिलिटीज का भुगतान करते हैं। तो वही बता रहा है कि जो एसेट्स ट्रांसफर हुई हैं उनकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, जो ट्रांसफरी कंपनी और ट्रांसफर कंपनी है उनकी एसेट्स और लायबिलिटीज का ट्रांसफर करके उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ले आया जाए, ताकि जो नई कंपनी फॉर्म हुई है वो उस चीज़ को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सके। द सेकेंड थिंग इज दैट द सम इक्विटी शेयर होल्डर होल्डिंग 90%, शेयर होल्डर होल्डिंग एटलीस्ट 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ ट्रांसफर कंपनी। उसमें 90% फेस वैल्यू जो है इक्विटी शेयर की ट्रांसफर कंपनी में होनी चाहिए। इमीडिएटली बिफोर द अमलगमेशन बाय द ट्रांसफरी कंपनी और इट इज सब्सिडरी और देयर nominee, because equity shareholders of the transferring company becomes a worthy of amalgamation। थर्ड पॉइंट जो है बेसिकली सेम बिजनेस को ये लोग अक्वायर करते हैं, सेम बिजनेस को ये लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि हमारी जो कंपनी है उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इजीली आइडेंटिफाइड हो सके, कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके, ताकि प्रॉफिट को अटेन किया जा सके। जो परचेज करते हैं वो बेसिकली हम परचेज दो तरीके से कर सकते हैं, तो कैश में कर सकते हैं या परचेज करते हैं इक्विटी शेयर्स में। द कंसिडरेशन फॉर द अमलगमेशन रिसीवेबल बाय दोज इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी हु अग्री टू बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी एंड डिस्चार्ज बाय द ट्रांसफरी कंपनी होली इशूड बाय द इक्विटी। बेसिकली हम अगर कैश पे नहीं कर रहे हैं और इक्विटी शेयर में, शेयर के माध्यम से हम किसी नई कंपनी को फॉर्म करके प्रीवियस कंपनी जो लिक्विडेटेड कंपनी है उनके बिजनेस के परचेज कर रहे हैं, उनको बिजनेस का परचेज कंसिडरेशन कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन पे हम क्या करते हैं? बेसिकली डिस्चार्ज कर देते हैं उनको वहां से और यहाँ का इक्विटी शेयर होल्डर बना लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यूज, प्रॉपर तरीके से जो भी एसेट्स को खरीदा या बेचा गया है उनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए एसेट्स और लायबिलिटीज की बुक वैल्यूज में। वेयर नो एडजस्टमेंट इज टू बी इंटेंडेड टू मेक द बुक वैल्यूज, बेसिकली कोई एडजस्टमेंट नहीं होने चाहिए ट्रांसफर कंपनी में दे द इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनेंशियल सिचुएशन, क्योंकि जिस सेम नेचर की थी उस कंपनी ने नई कंपनी को फॉर्म करके प्रीवियस कंपनी लिक्विडेटेड कंपनीज को अपने अंदर मर्ज कर लिया। तो रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यूज, जो भी बुक वैल्यूज पे एसेट्स थी उन पर रिकॉर्ड करना चाहिए, उनकी प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। ओके, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन, जो खर्चे जब कभी कंपनी बंद होती है या कंपनी समापन हुए करती है तो कंपनी के कुछ बेसिकली खर्चे होते हैं, तो ऐसी चीज़ के जो खर्चे होते हैं उनको हम एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन कहते हैं। इनको बेसिकली हम टू साइड में रियलाइजेशन अकाउंट में शो करते हैं। ऑन अमलगमेशन एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन द ट्रांसफरर कंपनी, जो ट्रांसफरर कंपनी है पेड बाय परचेजिंग फर्म आर डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग फर्म। वो डेबिट कर दिए जाते हैं किसमें? स्टूडेंट, गुडविल, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को खर्चे कर रहे हो तो उसकी गुडविल पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, इसीलिए गुडविल को हम क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं परचेजिंग फर्म में। व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं? तो बेसिकली ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, अभी न्यूमेरिकल भी हम लोग आगे करेंगे। तो बेसिकली पता होना चाहिए कि जब हम नेचर ऑफ मर्जर करेंगे तो अमलगमेशन के ट्रीटमेंट के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो पहले हम प्रिपेयर करते हैं इन प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ अ ट्रांसफरी कंपनी आफ्टर अमलगमेशन। जब अमलगमेशन हो जाता है, जो कंपनी ट्रांसफर होकर आई होती है, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी विल बी एडेड लाइन बाई लाइन एक्सेप्ट शेयर कैपिटल। मैं सारी की सारी उसकी जो एसेट्स होती है और लायबिलिटीज होती है उसको ऐड करता हूँ, लेकिन शेयर कैपिटल को छोड़कर। पहला, इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, द डिफरेंस बिटवीन द परचेज कंसिडरेशन पेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी एंड द ट्रांसफरर कंपनी एंड द शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफर शुड बी एडजस्टेड विद रिजर्व। इसकी जो कैपिटल है उसको हम एडजस्ट किस पे करते हैं? रिजर्व से बेसिकली कर देते हैं। तीसरा, जब परचेज कंसिडरेशन मोर देन शेयर कैपिटल, क्या होता है? जब परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा हो जाता है उसकी शेयर कैपिटल से, किसकी कंपनी? ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, जो ट्रांसफर हो रही है, देन द एक्सेस शैल बी डेबिटेड टू रिजर्व। जो एक्सेस अमाउंट होगा उसको हम रिजर्व में डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे रिजर्व से। इन इफ रिवर्स देन क्रेडिट टू रिजर्व, अगर ज़्यादा होगा तो डेबिट करेंगे, अगर कम होगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे। आई होप आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टूडेंट्स बहुत ही आसानी से समझ में आ गए हों। बेसिकली कि हम कंपनी की बैलेंस शीट के फॉर्म से कैसे करते हैं, कैसे कंपनी में रिजर्व के फॉर्म में कैसे गुडविल को क्रिएट करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस जब हम लोग स्टूडेंट्स देखेंगे तो बेसिकली ये एंट्रीज हम तीनों पॉइंट लिख करके एंट्रीज पर डिस्कस करेंगे। एमलगमेशन
नेचर ऑफ मर्जर के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया अभी बैलेंस शीट, या डिफरेंस के बेसिस पे, या फिर परचेज कंसिडरेशन मोर देन शेयर कैपिटल, तब क्या होता है जब एमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज पे आएगा, यानी कि जब हम लोग नेचर ऑफ परचेज की बात करेंगे तो वहाँ पर जो जनरल एंट्रीज हमारे होते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं एमलगमेशन ऑफ ए नेचर के बेसिस पे, वहाँ पर हम लोग दूसरी तरीके से करते हैं। सपोज दैट ए लिमिटेड एक्वायर्स बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड विद नो इंटेंशन टू कंटिन्यू सच अ बिजनेस, ऐसी सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, तो मर्जर वहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं होगा, वहाँ पर नेचर ऑफ परचेज का केस सेटिस्फाइड होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर। आई होप आपको स्टूडेंट्स क्लियर हो गया हो कि एमलगमेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, किस तरीके से होता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 क्या कहता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। थैंक यू क्लास।